हेलो लर्नर्स। अब जैसा आप मेरे चैनल पे पहले विजिट कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि मैंने क्लास 10th के सीबीएसई क्लास 10th के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ अभी, और इससे पहले मैंने उनके टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो जाके आप मेरे चैनल पे चेक करो, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अभी आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स है। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 करवाया है, और पार्ट टू में हम क्वेश्चन 7 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक आपके सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स नहीं है तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो क्लास 10th में अभी पहुंचे हैं। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगर शेयर करोगे तो ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, बहुतों की हेल्प होगी, ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इसका मैं बी पार्ट करा रहा हूँ, ए सी डी आप खुद ट्राई करोगे, और अब का अगर हो जाता है तो नीचे कमेंट में जाके डन लिख देना। अगर किसी भी पार्ट में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वो सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं बी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, हमको बैलेंस करना है केमिकल रिएक्शन को। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास केमिकल इक्वेशन दी हुई थी, यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन है। ठीक है, रिएक्शन है वो स्टेटमेंट के फॉर्म में है, हमें उसको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, देन हम उसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो बी पार्ट है उसको, बी पार्ट में क्या कह रहा है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट टू गिव जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ठीक है, क्लियर हो गया। सबसे पहले अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सबसे पहले इनके ना रिस्पेक्टिव सिंबल्स लिख लो। इक्वेशन में क्या करते हैं हम, सिंबलिकली रिप्रेजेंट करते हैं ना रिएक्शन को। तो चलो वही करते हैं। जिंक का क्या होता है, Zn। सिल्वर नाइट्रेट क्या क्या होता है, AgNO3। जिंक नाइट्रेट का होता है ZnNO3 ट्वाइस, और सिल्वर का होता है Ag। ठीक है, अब आपके पास सबके सिंबल्स मिल गए। अब इनको क्या करोगे, जैसे स्टेटमेंट है उसको रिएक्शन, जिस स्टेटमेंट रिएक्शन है उसी को हम एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, Zn जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट react to give ZnNO3 twice plus Ag। हमारे पास ये गिवन है, हमको इक्वेशन भी मिल गई है, इक्वेशन मिल गई है। कैसे मिल गई, हमने इसको सिंबल, जो स्टेटमेंट थे उसके सिंबल्स लिखे, फिर उसको एज इट इज उतार दिया, हमारे को स्टेटमेंट मिल गई, इक्वेशन मिल गई। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब हम करेंगे इसको बैलेंस। अब इसको बैलेंस करते हैं। हमारे पास जैसे कि हमने इक्वेशन मिल गई थी, अब सिंपल स्टेप से हमको बैलेंस करना है। तो सेम चलेंगे, स्टेप 1 में जो हमने करना था, इसको पहले कैद कर दो, एक बॉक्स के अंदर डाल दो। अगर ये नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप कर लो, इजी रहता है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टेप 2 में हमारे पास क्या होता था कि हम एक टेबल बनाते थे। ठीक है, ठीक है, एक तरफ एलिमेंट लिखा जाता है, एक तरफ रिएक्टेंट लिखा जाता है, और एक तरफ प्रोडक्ट लिखा जाता है। तो एलिमेंट वाले सेक्शन में हम क्या लिखेंगे, जितने एलिमेंट यहाँ पे टोटल एलिमेंट प्रेजेंट है, जो भी टोटल एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है वो लिखा जाएगा। देखो हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, जिंक प्रेजेंट है, सिल्वर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यही प्रेजेंट है। अब हमें इनको ही बैलेंस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्टेंट साइड के टोटल एलिमेंट लिखे जाएंगे। जिंक हमारे पास एक ही था रिएक्टेंट साइड में, सिल्वर हमारे पास एक है, नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में देखो क्या है, प्रोडक्ट साइड में जिंक एक है। अब देखो ये यहाँ पे ट्वाइस है, ठीक है ना, ये ट्वाइस है, और ये ट्वाइस किसके लिए है, NO3 के लिए है। तो मतलब ये जो 2 है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 2 है वो नाइट्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा। मतलब जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई चीज हो, अगर यहाँ पे NO ही लिख दूं और यहाँ पे 3 है, तो ये वाला जो 3 है, ये वाला जो 3 है वो रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन को। ठीक है, मैं बड़ा लिख देता हूँ,
अगर ऐसे कोई लिखा हुआ है, ठीक है, अब समझो यहाँ पे ये जो 3 है ये तो सिर्फ ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट डिनोट करेगा कि ऑक्सीजन के 3 है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर 2 आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर, अगर 2 आ गया तो ये 2 जो है वो ऑक्सीजन के लिए भी है और ये 2 जो है वो नाइट्रोजन के लिए भी है। ठीक है, समझ गए? तो अब अगर इतना समझ गए तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं। बताओ यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? यहाँ पे ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ तो नाइट्रोजन यहाँ पे हो गए 2। सिल्वर हमारे पास एक ही गिवन है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है? 3 2 6। अब यहाँ पे हो गया 6 ऑक्सीजन। अब इसको करना है बैलेंस, तो सिंपल। अब देखो क्या होता है, हमें पता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइड जो सबसे ज्यादा अमाउंट में एटम या प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट, उन्हें उसको बैलेंस करना होता है। यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा एटम किसके प्रेजेंट है? यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंट है ना, तो सबसे पहले हम क्या बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। अब देखो ऑक्सीजन किस साइड पे ज्यादा है? प्रोडक्ट साइड पे, तो रिएक्टेंट साइड में हमको ऐड करना होगा। ये रिएक्टेंट साइड होती है, ये वाली साइड जो होती है वो रिएक्टेंट होती है और ये वाली साइड जो होती है वो प्रोडक्ट होती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? ऑक्सीजन 3 2 6, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो जाएगा। 3 हट गया, 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चेंजेस क्या क्या हुए हैं। यहाँ पे सिल्वर भी था तो सिल्वर भी 2 हो गया, इस साइड एक ही है। यहाँ पे N भी 2 हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी 2 था तो N भी हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, N भी हमारा बैलेंस हो गया क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे भी 2 था ना, इससे मल्टीप्लाई हो रहा था तो 2 नाइट्रोजन थे। अब यहाँ इस साइड आ गया, रिएक्टेंट साइड में अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई करा इस कंपाउंड को तो हमारे पास नाइट्रोजन भी 2 मिल गया। तो नाइट्रोजन हमारा, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, जिंक बैलेंस्ड है। ठीक है, अब बचा हमारे पास सिल्वर। यहाँ पे देखो सिल्वर अकेला, अगर मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब ये क्या हो गया? इधर भी 2 हो गया और इधर भी अब ये 2 हो गया, तो हमारा सिल्वर भी हो गया बैलेंस। ठीक है, सिंपल। तो अब क्या करोगे स्टेप 4 के अंदर? स्टेप 4 के अंदर सिंपल है, इक्वेशन लिख दो जो हमने बैलेंस किया। Zn प्लस 2AgNO3 react to give ZnNO3 twice plus 2Ag। ये हमारा इक्वेशन बन गया, सिंपल। हमारा ये हो गया कंप्लीट, हमने इसको बैलेंस भी कर दिया। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का मैं ए पार्ट करा रहा हूँ, बी सी डी आप खुद करोगे। अगर हो जाता है तो सेम नीचे कमेंट में जाके क्वेश्चन नंबर 8 डन लिख देना। अगर नहीं होता है तो उस पार्ट को मेंशन कर देना जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट क्या कहता है? पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बैरियम आयोडाइड रिएक्ट टू गिव पोटेशियम आयोडाइड एंड बैरियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट करता है बैरियम आयोडाइड के साथ टू फॉर्म पोटेशियम आयोडाइड एंड बैरियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब इतना क्लियर है तो चलो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे। सबसे सिंपल ट्रिक बताता हूँ, जो भी आपके पास एलिमेंट आ गए स्टेटमेंट के फॉर्म में तो आप उसके सिंपल्स उसी के ऊपर लिख लो। सिंबल्स जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड का KBr। यहाँ पे हमारे पास बैरियम आयोडाइड का होता है Bi2। ठीक है, अब यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड का होता है Ki, और यहाँ पे हमारे पास इसका है बैरियम ब्रोमाइड का BaBr2। ठीक है, अब हमारे पास सारे सिंबल्स आ चुके हैं। अब सिंपली इसको जैसे ये स्टेटमेंट्स लिखी थी वैसे अब इन सिंबल्स को लिखना है। ठीक है, वो लिखेंगे, उसके बाद इसको बैलेंस करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा है, जो सिंबल्स थे उनको रिएक्शन के फॉर्म में लिख दिया है, इक्वेशन बन चुकी है। अब सिंपली इसको करना है बैलेंस, तो सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे जो अभी तक करते हुए हैं। अब तक आपको बैलेंस करना आ जाना चाहिए, फिर भी देखो मैं करके दिखाऊंगा आपको इसको। अब देखो यहाँ पे क्या है, KBr प्लस Ba(I2) रिएक्ट टू गिव Ki प्लस Br2। ठीक है, अब यहाँ पे हमको इसको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे,
बॉक्स बना लो, डाल दो इनको कैद के अंदर, इनको भागने नहीं देना, कैद के अंदर डाल दिया हमने। अब क्या करोगे, वही सिंपल टेबल टेबल बना लो। ठीक है, हमारे पास टेबल बन गया यहाँ पे, एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या क्या एलिमेंट प्रेजेंट है यहाँ पे। तो हमारे पास पोटेशियम है, फिर ब्रोमाइड है, ठीक है, बेरियम है और आयोडाइड है। ठीक है, अब हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स हमें मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस करना है, तो चलो इसको बैलेंस करेंगे। तो पहले रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट, जितने अमाउंट में एलिमेंट प्रेजेंट है, एटम्स हर एलिमेंट के जिस अमाउंट में प्रेजेंट है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम का हमारे पास एक है, बैरियम का एक है, ब्रोमाइड का सॉरी, बैरियम का भी एक है और आयोडाइड का दो है। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ देखो प्रोडक्ट साइड में चलते हैं। पोटेशियम का एक है, गुड, ब्रोमाइड का यहाँ पे दो है, बैरियम का यहाँ पे भी एक है और आयोडाइड का वहां पे एक है। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एलिमेंट हम देखते हैं कि किस एलिमेंट को सबसे पहले बैलेंस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों सेम है, तो आप किसी को एक को भी बैलेंस करना शुरू कर सकते हो। मैं शुरू करता हूँ आयोडाइड से। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे, देन आप ऊपर चलेंगे। तो अब देखो यहाँ पे आई कहाँ पे, यहाँ पे दो है, मतलब रिएक्टेंट साइड में ज्यादा है, हमको प्रोडक्ट साइड को बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे क्या है, आई, यहाँ पे इसको अगर मैं दो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आयोडाइड तो बैलेंस हो गया। ठीक है, पोटेशियम यहाँ पे डिसबैलेंस हो गया, पोटेशियम हो गया यहाँ पे दो। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पे कर दो इसको दो से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्या हुआ, पोटेशियम यहाँ पे बैलेंस हो गया, बी आर भी दो हो गया, इधर बी आर दो था ही। ठीक है, तो बी आर बैलेंस हो गया, पोटेशियम बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, बी आर यहाँ पे अब कितना हो गया है, दो। ठीक है, अब देखो बी ए को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आई दो थे, यहाँ पे भी दो आई हो गए, बी ए बी आर यहाँ पे दो था, यहाँ पे भी दो हो गए, पोटेशियम दो इधर और इधर भी पोटेशियम दो। तो ये हो गया सिंपल बैलेंस। अब इसको क्या करोगे, जब सारे एलिमेंट बैलेंस हो जाते हैं तो फाइनल स्टेप में हम क्या करते हैं, फाइनल स्टेप को मैं एफ एस लिख देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमको नया इक्वेशन मिला है उसको एज इट इज लिख दो। यहाँ पे देखो क्या मिला है, 2 KBr प्लस BaI2 बस नहीं है, यहाँ पे यहाँ रिएक्ट होगा, रिएक्ट टू गिव 2Ki प्लस BaBr2। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर ही एक चीज ध्यान रखना, इसमें हमारे पास क्वेश्चन के अंदर आपको वहां पे आपको वो दे रखे हैं स्टेट्स। ठीक है, अभी तक हमने स्टेट्स नहीं लिखे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन है तो हमको स्टेट्स लिखने पड़ेंगे। तो अब देखो क्या है, यहाँ पे KBr एक्वस में था, यहाँ पे लिखना, ये भी एक्वस में था, एक्वस, सॉलिड। और अब देखो इस रिएक्शन का टाइप बताना है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, यहाँ पे देखो, अगर तुम ध्यान से देखो। ठीक है, अब इस रिएक्शन को तुम ध्यान से देखो, इसके अंदर हो क्या हुआ है, दो रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट है। ठीक है, कंपोजिशन डीकंपोजिशन वहीं कट हो गए, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में बचा। ठीक है, हमारे होते हैं ना। अब देखो क्या होगा इसके अंदर, यहाँ पे देखो KBr है और इधर KI है, तो इधर से Br डिस्प्लेस होके इसके साथ जुड़ा है बेरियम के साइड, ये जाके डिस्प्लेस हो गया है और इस साइड आ गया है, और ये डिसबैलेंस हो गया है, सॉरी, ये इधर चला गया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, यहाँ से ब्रोमाइन
जो था वो डिस्प्लेस हुआ है, इधर से आयोडाइड जो था वो डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। तो मतलब दो डिस्प्लेसमेंट हुई है, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक और दो, दो डिस्प्लेसमेंट हुई है ना। अब इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका आंसर है रिएक्शन हमारा जो बैलेंस है, मैं अभी आपको 1 मिनट लिख के दिखा दूंगा कि प्रॉपर इसका आंसर कैसे। ये था हमारा रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 8 का, बैलेंस रिएक्शन ये है। अब इसका टाइप आपको बताना है, तो इसका टाइप है, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग गया होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आपको उसके बारे में बताना और उसके एग्जांपल को भी शो करना। तो समझते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन को पहले, फिर एंडोथर्मिक को समझेंगे। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सबसे पहले देखो एक्सोथर्मिक जो है, एक्सोथर्मिक जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, दो वर्ड से मिलके बना है, एक्सो और थर्मिक, ठीक है। एक्सो का मतलब होता है आउट और थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो जिस रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी रिलीज होती है, छोड़ा जाता है ना, आउट मतलब बाहर जाना, तो जिस रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी रिलीज होती है उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जिस रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी रिलीज होती है उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल देखो, CH4 नेचुरल गैस होता है ये, जब इसको एयर में बर्न करते हैं, एयर में बर्न करने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, तो जब नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, जब आप मीथेन को एयर में बर्न करोगे, मतलब मीथेन नेचुरल गैस का साइंटिफिक नेम है, ठीक है, और केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। तो जब आप मीथेन को बर्न करते हो एयर के अंदर तो आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट, ठीक है। अब यहाँ देखो हीट एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इस टाइप के रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपको इजीली अगर आपको बताना हो तो आप कैसे बताओगे, तो आप देखो, अगर इसका एक जनरल पैटर्न समझो, इसके अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, ये समझ जाओ आपका हो जाएगा, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स बनता है, प्लस में हीट, ठीक है। रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर तो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, प्लस में हीट फॉर्म होता है, ठीक है। अब हीट की जगह आप हीट एनर्जी भी लिख सकते हो, और यहां पे आप लिख सकते हो, या फिर सिंपल एनर्जी भी लिख सकते हो, ठीक है। या तो आप हीट लिख दोगे, या तो हीट एनर्जी, या फिर एनर्जी, ठीक है। तीनों ही का मतलब एक्सोथर्मिक ही होता है, हीट रिलीज होती है, ठीक है। अब समझो एंडोथर्मिक के बारे में। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन उल्टा होते हैं एक्सोथर्मिक के। तो इसमें क्या हो गया, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो जिस रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका अगर आप जनरल देखोगे, अगर इसको पता करना है तो आपको सीधा दिखेगा, रिएक्टेंट ठीक है, एक तो इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। रिएक्टेंट्स को जब हीट किया जाता है तो आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, हीट एनर्जी देखो, हीट एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब की जा रही है, रिएक्शन के अंदर आ रही है पहले, फिर प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक चीज और ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे प्लस में हीट मिलेगा, आप एरो के ऊपर जो ये एरो होता है ना, इसके ऊपर भी हीट लिख सकते हो, और हीट का एक सिंबल होता है डेल्टा,
इसको डेल्टा बोला जाता है, इसको बोलते हैं हीट। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट से हीट एनर्जी पास की जाती है, जब उसको हीट एनर्जी दी जाती है, तब ये बनाता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कराते हो, मतलब हीट एनर्जी दे रहे हो, इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तब ये क्या फॉर्म करेगा, CaO एंड CO2। क्वेश्चन नंबर 10 को समझो। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो समझो क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या होता है जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो रेस्पिरेशन को इसके अंदर क्यों डाला गया ये आपको बताना है। तो जरा देखो, पहले समझो रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो क्या करता है कार्बोहाइड्रेट या फिर अदर कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को क्या करता है सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करता है और एनर्जी रिलीज करवाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आपको इतना समझ में आ गया, तो अगर इसका रिएक्शन देखोगे, रेस्पिरेशन का अगर रिएक्शन देखो, तो रेस्पिरेशन का रिएक्शन क्या होता है, C6H12O6 प्लस 6O2 रिएक्ट टू गिव 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, तो जिस रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको बोला जाता है ग्लूकोज, और ये हम नेचर से जो ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन, वो रिएक्शन जब करता है ग्लूकोज से, तो आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, अब ये एनर्जी क्या होता है, डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए आपके लिए जो जरूरी होता है वही ये एनर्जी, वही एनर्जी होती है। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन को, अब इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें आपका देखो एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो जिस रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और रेस्पिरेशन के अंदर क्या रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाई इज डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन को उल्टा क्यों कहा जाता है, रिवर्स या फिर अपोजिट क्यों कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, तो वही आपको बताना है। तो समझो, समझते हैं इसको कैसे होगा। अगर आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखो, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, सिंपल एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनता है। अब डीकंपोजिशन में क्या होता है, इसका उल्टा ही तो होता है। डीकंपोजिशन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है, वो डीकंपोज होता है या ब्रेक होता है दो प्रोडक्ट में। ठीक है, एक रिएक्टेंट जो होता है वो डीकंपोज होता है दो प्रोडक्ट में। ठीक है, देखो एक रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट है, तो डीकंपोजिशन क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है, दो प्रोडक्ट होते हैं, तो इस टाइप का होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखो इसका उल्टा ही तो है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट था, यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, यहाँ पे दो रिएक्टेंट थे, यहाँ दो प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, यहाँ दो प्रोडक्ट है, यहाँ दो रिएक्टेंट है, यहाँ एक रिएक्टेंट है। तो डीकंपोजिशन के रिवर्स को उल्टा कर दोगे तो उसको क्या बोलता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कि आपको तीन एग्जांपल देने हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन के, जो जो आपके प्रेजेंस में हो, हीट एनर्जी में हो, लाइट में होना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी में होना चाहिए। ऐसे तीन डीकंपोजिशन रिएक्शन आपको शो करने हैं या फिर आपको देने हैं जो कि इन तीनों मेथड से होता हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या करके। पहला हमारे पास है CaCO3 को जब हम हीट देते हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट से हीट पास कराई जाती है तो उससे क्या होता है, हमको कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो इसमें देखो हीट आप प्रोवाइड करा रहे हो ना, तो इस
ये आपका हीट का एग्जांपल हो गया। और एक चीज याद रखना, जिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, या फिर जिस रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी के हेल्प से डीकम्पोजिशन होता है, उस टाइप को बोला जाता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाता है, उस टाइप के डीकम्पोजिशन रिएक्शन को बोला जाता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले की। तो जब आप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हो, तो वहां पे क्या होता है, H2+O2 बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो जिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हो और उससे ब्रेक डाउन होता है, तो उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जिस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डीकम्पोजिशन रिएक्शन पॉसिबल हो पाता है, उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा हमारे पास जो है वो है AgCl2 सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड को आप धूप में रखोगे, सनलाइट के प्रेजेंस में उसको रखोगे, तो वो क्या होगा, सिल्वर और क्लोरीन गैस अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, सिल्वर और क्लोरीन गैस अलग अलग हो जाएंगे और ये बन जाता है ग्रे कलर का। ठीक है, ये आप उस बोतल को देखोगे तो उसके अंदर का जो लिक्विड होगा वो ग्रे कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड को जब आप प्रेजेंस में रखते हो सनलाइट के, तो वहां पे क्या होता है, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस फॉर्म होती है। ठीक है, इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाता है, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो जो रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में डीकम्पोज होता है, या फिर जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलता है, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन।